हेलो दोस्तों, दीव में आईएनएस खुखरी मेमोरियल में हमारे देश के बहादुर नौसेना के सिपाहियों की कहानी जानने के बाद आज हम दौरा करने वाले हैं दीव फोर्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। दोस्तों, दी फोर्ट में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, तो अपनी गाड़ी हमेशा पेन पार्क में ही पार्क करें। ये जगह पूरी तरह से घूमने में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये किला बहुत ही बड़ा और आश्चर्यों से भरपूर है। और हाँ दोस्तों, ये फोर्ट एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। आप यहाँ बड़े कैमरा नहीं ले जा सकते। सिनेमा कैमरा, प्रोफेशनल वीडियो कैमरा, गिम्बल आदि जैसे कैमरा और इक्विपमेंट नहीं ले जा सकते। ये पूरा वीडियो मैंने अपने स्मार्टफोन से बिना गिम्बल के शूट किया है। यकीन मानिए, ये काफ़ी थका देने वाला काम था। सामने दिखने वाला पत्थर का यह भव्य किला जो एक पुरानी जेल है, जिसमें एक लाइट हाउस, सेल ब्लॉक और एक छोटा चैपल है। ये जेल करीब 478 साल पुरानी है। इसे पानी कोठा के नाम से भी जाना जाता है। पानी कोठा का किला समुद्र में एक शानदार पत्थर की संरचना है, जो नाले के मुहाने पर बनी हुई है। यह मलिक अय्यज द्वारा मुस्लिम डोमेन के दौरान बनाया गया था। यह समृद्ध एशियाई व्यापार, विशेष रूप से भारतीय मसालों के व्यापार के लिए दीव में प्रवेश करने वाले व्यापारी जहाज़ों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए एक प्रवेश पोस्ट के रूप में कार्य करता था। इसे दुश्मन के जहाज़ों के प्रवेश में बाधा डालने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। पोर्तुगियों ने वर्ष 1638 में किले में एक छोटा चैपल भी बनवाया, जो कि आवर लेडी ऑफ विक्ट्री को समर्पित है। यह चैपल की दीवारों पर लगे पत्थर के शिलालेख के अनुसार डचों पर पोर्तुगियों की जीत की याद में किया गया था। यहाँ केंद्र में मैनागेम नाम का एक घर बनाया गया है, जहाँ एक लाइट हाउस हरी बत्ती का उत्सर्जन करता है। यह भी माना जाता है कि इस किले को एक पानी के नीचे सुरंग द्वारा दीव के किले से जोड़ा गया है। इस किले को विशेष प्रकाश प्रभावों से रोशन किया गया है, जो इसे रात में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला सौंदर्य प्रदान करता है। दोस्तों, दीव का फोर्ट यह एक पोर्तुगियों द्वारा बनाया हुआ किला है, जो दीव में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। किले को 16वीं शताब्दी के दौरान दीव द्वीप के पूर्वी सिर पर पोर्तुगियों ने भारत के रक्षात्मक किलेबंदी के हिस्से के रूप में बनाया गया था। यह किला, जो दीव शहर की सीमा पर 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और पोर्तुगियों द्वारा बनाए गए रक्षा गठबंधन के बाद बनाया गया था। जब हुमायूं मुगल सम्राट ने इस क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया था, यह 1546 तक कई वर्षों से मजबूत बनाया गया था। पोर्तुगियों ने 1537 से दिसंबर 1961 के भारतीय आक्रमण तक इस क्षेत्र पर शासन किया। आज यह दीव का एक सीमा चिन्ह है और दुनिया में पोर्तुगी मूल के 7 वंडर्स में से एक है।
इस किले में प्रवेश करने का ये गेट बहुत बड़ा और इसे सुरक्षा हेतु काफी लाजवाब ढंग से बनाया गया है। दोस्तों 1535 में पोर्तुगियों द्वारा किले का निर्माण करने से पहले इस जगह का प्राचीन इतिहास कई राजाओं और राजवंशों से जुड़ा हुआ था। सबसे पहला पुराण काल का है, इसके बाद आए मौर्य वंश, फिर गुप्त वंश, उसके बाद मैत्रिकों द्वारा राज चला, फिर आए गुजरात के चावड़ा वंश, उसके बाद चालुक्यों द्वारा शासन चला और अंतिम में 19 दिसंबर 1961 को भारत सरकार द्वारा दीव, गोवा और दमन तीनों को आज़ाद कराए जाने तक पोर्तुगियों का शासन था। यहाँ पे दीव के इस फोर्ट के बारे में कम शब्दों में कुछ इतिहास की बातें बताई गई है और बीच में दीव के इस किले का प्लान भी दर्शाया गया है। तो दोस्तों अब हम किले के ऊपर की ओर जा रहे हैं, जहां से आप चारों ओर का पूरा नज़ारा देख पाएंगे। ऊपर जाने का ये रास्ता ढला हुआ है। यह ऐसा इसलिए बनाया गया होगा ताकि किले के ऊपर तक सामान, सामग्री, तोप के गोले और तोपों को आसानी से ऊपर तक ले जाया सके। इस तोप का मुंह आगे की ओर है, जहां मेन प्रवेश का गेट है। और दोस्तों आज भी इन तोपों पर पोर्तुगियों का सिंबल आप देख सकते हैं। ये सारी तोपें ब्रास से बनाई हुई है। गुजरात के सुल्तान शाह बहादुर ने ईस्वी सन 1330 में दीव के द्वीप पर कब्जा कर लिया था। कुछ रक्षा किले उसके शासन के दौरान और पहले के मुस्लिम शासकों के दौरान बनाए गए थे, लेकिन पोर्तुगियों द्वारा नए किले का निर्माण करते समय उन्हें ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन सुल्तान को पोर्तुगियों की मदद लेनी पड़ी जब मुगल सम्राट हुमायूं गुजरात पर हमला करने और सुल्तान के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए तैयार हो रहा था। इस प्रकार पोर्तुगियों को अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए एक किला बनाने के लिए दीव द्वीप पर पैर जमाने का सही अवसर मिल गया, जिसकी वो काफ़ी लंबे समय से तलाश कर ही रहे थे। अतीत में इससे पहले 1501, 1521 और ईस्वी सन 1531 में उन्होंने बलपूर्वक द्वीप पर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे थे। दोस्तों 1531 में नूनो दा कुन्हा, जो 1528 से 1538 तक भारत में पोर्तुगीज संपत्ति के गवर्नर थे, उन्होंने पोर्तुगी राजा के आदेश के तहत दीव में अपने समृद्ध मसाला व्यापार को मजबूत करने के लिए एक किला बनाने वाले थे। उसने 100 जहाज़ों और 8000 पुरुषों के साथ 3000 पोर्तुगियों सहित दीव को फिर से जीतने के लिए मजबूत सैन्य हमला किया।
लेकिन यह अभियान द्वीप पर कोई पैर जमाए बिना ही द्वीप पर बमबारी कर सका। पुर्तगाली सेनाएं ज़्यादा से ज़्यादा पास के तट को अधिक से अधिक चोट पहुंचा सकती थी। तो जब सुल्तान ने हुमायूं की सेनाओं से बचाव के लिए पोर्तुगियों की मदद मांगी, इस स्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए पोर्तुगियों ने 1535 में सुल्तान के साथ कूटनीतिक रूप से एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उन्हें एक किला बनाने और किले में एक चौकी स्थापित करने की अनुमति मिली। इतना ही नहीं, इसके अलावा पोर्तुगियों ने बेसिन द्वीप पर पूर्ण नियंत्रण को औपचारिक रूप दिया। दोस्तों, बेसिन वह द्वीप है जिसे पोर्तुगियों ने पहले ही 1533 के दौरान सुल्तान से खरीदा था और वहाँ एक किला बनाया था। पोर्तुगियों ने न केवल द्वीप पर मौजूद पुरानी किलेबंदी को ध्वस्त करके द्वीप में एक बड़ा किला बनाया, बल्कि 1535 से 1546 की अवधि के दौरान इसे लगातार मजबूत करके इसे एक दुर्जय किला बनाना जारी रखा। द्वीप में एक किला बनाने की पोर्तुगियों की महत्वाकांक्षा पूरी होने के बाद कई मुद्दों पर सुल्तान और पोर्तुगियों के बीच पूर्ण अविश्वास था। 1537 में द्वीप बंदरगाह में पोर्तुगालियों के साथ झगड़े में सुल्तान मारे गए थे। दोस्तों, ये रास्ता सीधा फोर्ट के लाइट हाउस तक जाता है। दोस्तों, ये है सेंट थॉमस चर्च, जो किले के अंदर लाइट हाउस जाते हुए रास्ते में बना है। यहाँ पर आप बड़ा सा ताला लगा हुआ पाएंगे। दोस्तों, ये है तोपखानों का संग्रहालय। यहाँ पे आप कई सारी अलग अलग तरह की तोपों को देख सकते हैं। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन काफ़ी कमाल का है। मेरे ख्याल से ये तोपखाना शायद स्टोरेज और कंट्रोल रूम होगा। ये इमारतें काफ़ी सालों पुरानी हैं, पर ये अब तक मजबूती से खड़ी है। ये जगह लाजवाब है। यहाँ सामने बने हुए इस पिलर पर आप पोर्तुगियों का निशान देख पाएंगे। इन पोर्तुगी तोपों पर आप आज भी उनके सिंबल देख सकते हैं।
यह संग्रहालय जो सेंट थॉमस चर्च के ठीक सामने की ओर बना है, अब यहाँ से आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। सेंट थॉमस चर्च से थोड़ी ही आगे जाने पर आपको जेंट्स और लेडीज टॉयलेट्स आपकी लेफ्ट साइड ज़रूर दिखेंगे। अब हम यहाँ से सीधा जाने वाले हैं लाइट हाउस की ओर। जरा इन कपल्स को देखिए, ये सब यहाँ मज़े से रेस लगा रहे हैं। इन्हें बिना थके हुए रेस लगाते हुए देखकर मुझे भी काफ़ी जोश आ गया और सारी थकान चली गई। ऐसे देखा जाए तो ये जगह वाकई मज़ेदार है। अगर आपको कुछ नया देखना और नई नई बातें जानना पसंद है तो थकान तो अपने आप चली ही जाएगी। So, this is it. We are here. दोस्तों, पोर्तुगी अकेले नहीं थे जिन्हें दीव और भारत देश में दिलचस्पी थी। 1538 में तुर्क जो गुजरात के सुल्तान और पोर्तुगियों के प्रति असंतुष्ट थे, उन्होंने 66 जहाज़ों और 20,000 सैनिकों सहित एक मजबूत नौसैनिक बल जुटाया। 1538 में इजिप्ट से शुरू होकर उन्होंने किले की घेराबंदी की और बार बार हमला किया और तीव्र बमबारी भी की। जब किले की सेना ढहने ही वाली थी, तुर्कों ने अज्ञात कारणों से घेराबंदी हटा ली और वापस रेड सी की ओर मुड़ गए। किले की पोर्तुगी सेना में 400 में से केवल 40 सिपाही ही बच पाए थे। इसी के साथ पुर्तगाली भारत पर तुर्की के हमलों का समाप्त हुआ। बेचारे तुर्किश जीती हुई बाजी हार के चले गए। उन्नीस सौ 60 में किले में केवल 350 पोर्तुगी सैनिक थे। गोवा, दमन और दीव में पोर्तुगी प्रवासियों के शासन को समाप्त करने के लिए 19 दिसंबर 1961 को भारत द्वारा ऑपरेशन विजय शुरू किया गया और दीव को वापस आज़ाद किया गया था। दोस्तों, टावर से ज़रा आगे आते ही आपको सामने की ओर एक और किले की दीवार नज़र आएगी, जहां आप कई सारी तोपों को लाइन में खड़ी देख पाएंगे। यहां पे बच्चों को नज़र के सामने ही रखिएगा, क्योंकि नीचे काफ़ी गहरी खाई है, तो सावधानी बरतना काफ़ी ज़रूरी है।
इस अद्भुत और लाजवाब जगह पे एक सेल्फी तो बनती है। आप यहाँ से किले के सबसे ऊपरी हिस्से में जा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से दिखने वाला नज़ारा मैं आपको कहीं और से दिखाऊंगा। फिलहाल हम जा रहे हैं इस ढलान से नीचे उतरते ही आने वाली एक बहुत ही लाजवाब ऐतिहासिक इमारत में। इस इमारत में अंदर बनाई हुई इस डोम की पैटर्न को देखिए ज़रा। ये उस वक्त की बहुत ही अद्भुत कारीगरी का एक जीता जागता उदाहरण है। इस इमारत में एक खिड़की भी है जहाँ से समुद्र की ताज़ा हवा आपको ज़रूर महसूस होगी। आप समुद्र की लहरों को सुन भी पाएंगे और आश्चर्य से इस जगह को महसूस भी करेंगे और इस जगह के इतिहास के बारे में सोच में पड़ जाएंगे। यहाँ के पिलरों में कई सारे मुखौटे वाली आकृतियाँ जड़ी हुई है। ये शायद मशाल जलाने का खंभा है। इस सुंदर इमारत में क्या हुआ करता था ये केवल इतिहास ही जानता है। दोस्तों, हम आ गए हैं ईस्ट फोर्ट की मेरी सबसे पसंदीदा जगह पर। आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जहाँ से भी आए, पर अगर आप यहाँ तक आए और ये नज़ारा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सच कहूँ यह नज़ारा वाकई कमाल का है, लेकिन जितना अद्भुत है उतना ही डरावना भी। थोड़ी सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, बाकी आप समझदार हैं। और मेरा तो वैसे भी नसीब खराब है। चलिए छोड़िए मेरे बारे में। दोस्तों, इस किले का इतिहास मैं शायद पूरी तरह से नहीं बता पाया, पर यह ज़रूर कहूँगा
कि ये किला उस ज़माने में पोर्तुगीज़ों का बनाया हुआ एक मास्टरपीस था। इस किले ने दीव का इतिहास काफ़ी बदल के रख दिया। अगर ये किला ना होता तो शायद तुर्किश भी भारत के दीव के द्वीप पे राज कर जाते। ओके दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इस अद्भुत फोर्ट को देखने के बाद अब अगले डेस्टिनेशन पे जाने का वक्त हो गया है। दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूले और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टिल नेक्स्ट टाइम।